Just a minute, Ashrey. I will Done. just say this because what I'm going to do, I'm going to play an intro video of 32 seconds. I have started. हेलो केपी सर, कैसे हैं? Good, sir. Good. How are you, sir? फाइन सर. So, are you live, sir? Dushyant, sir? Yeah. It is live. It is showing live. Okay. Yes. So, hello to all. So, good evening, everyone. Welcome everyone to your own YouTube channel, Unacademy Gate CH and Unacademy Accord. So, मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज सेमेस्टर एग्जाम्स एंड योर गेट प्रिपरेशन. एक ऐसा टॉपिक जो आप लोग बार बार परेशान होते हो, सर इसको हम किस तरीके से मैनेज करें. तो आज ये डिस्कस करने के लिए आपके सामने प्रेजेंट है योर वेरी ओन जसपाल सिंह सर, दुष्यंत मीना सर एंड कृष्ण प्रकाश सर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम to all of you, sir, to the channel, and I hope that this session will help the students. So, Jaspal sir, first of all, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस चीज को आगे लेके चलो और जो सेमेस्टर एग्जाम्स रिलेटेड इशू है पहले आप उसको थोड़ा एनलाइटन करें. देखो अभिषेक, कॉमन जो अभी इशू आ रहा है हमारा या बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि जो लोग अभी सेमेस्टर दे रहे हैं उनको प्रिपरेशन भी करनी है ईएससी के लिए और आगे फिर गेट के लिए भी. तो दोनों चीजों को पैरेलली कैसे लेके जाएं या कैसे मैनेज करें उसके बारे में बहुत सारे डाउट्स अभी इनकाउंटर हो रहे हैं. इसीलिए इस सेशन को रखा गया है कि कुछ इस तरीके से हम मैनेज करें दोनों चीजों को कि रिजल्ट दोनों में ही फ्रूटफुल निकल के आए. सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम अपनी प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन के लिए हम वही टॉपिक्स ले सकते हैं जो भी सेमेस्टर में करंटली चल रहे हैं हमारे, ताकि एडिशनल बर्डन नहीं है. जैसे अगर कोई 5th सेमेस्टर में है उसके फ्लूइड मैकेनिक्स चल रही है तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स ले सकता है पैरेलली. कोई 6th में है उसके स्टील चल रही है तो वो पैरेलली स्टील चला सकता है. मतलब इसके साथ कोई और टॉपिक नहीं ले. तो जो टॉपिक उनके सेमेस्टर में, एक तो वही अपनी प्रिपरेशन रखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, क्योंकि लेवल दोनों का बहुत ही डिफरेंट है. कॉलेज के अलावा उनको और एडिशनल टाइम भी देना पड़ेगा. वो एडिशनल टाइम वो कॉलेज के बाद निकाल सकते हैं. मेरे ख्याल से 5 से 6 बजे तक कॉलेज ऑलमोस्ट सारे खत्म ही हो जाते हैं. उसके बाद इनको डेडिकेटेड 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. बीइंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी 2nd ईयर 3rd ईयर या 4th ईयर में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से वो टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कॉलेज के बाद कितना टाइम वो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए डिवोट करें. तो दोनों को हम पैरेलली इस तरीके से ले जा सकते हैं कि उन्हीं टॉपिक्स को हम फोकस करें जो टॉपिक्स हमारे अभी सेमेस्टर के अंदर है, ताकि सेमेस्टर में भी हमारा रिजल्ट अच्छा बना रहे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमारी पैरेलली तैयारी चलती रहे. तो दुष्यंत सर, जैसा कि सर ने बोला कि they need to manage the time management is the biggest factor. तो दुष्यंत सर, जैसा भी सेमेस्टर एग्जाम्स अभी एकदम आ चुका है, मतलब बहुत बच्चों का है कि अभी चल भी रहा है, कुछ बच्चों का है कि विद इन 10 डेज 15 डेज शुरू होने वाला है. तो व्हाट स्ट्रैटेजी दे शुड फॉलो, मतलब अभी क्या पूरा सेमेस्टर ओरिएंटेड डेडिकेट होके पढ़ना चाहिए या कुछ सब्जेक्ट, मतलब एटलीस्ट अगर वो 2 या 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट एटलीस्ट दे शुड बी प्रिपेयरिंग ताकि वो अपने प्रिपरेशन से हटे नहीं. राइट अभिषेक जी, जसपाल सर ने जैसे कि अभी कहा कि जो सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर कैरी करते हैं, जैसे अभी यहाँ पर फिलहाल फ्लूइड मैकेनिक्स भी स्टार्टेड है और जो 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्ट्रक्चर एनालिसिस भी है. जियोटेक्निकल आप खुद कैरी कर रहे हो सर यहाँ पे, और कृष्ण प्रकाशन सर जो इस समय अभी एनवायरमेंटल साइंस है जिसको कैरी कर रहे हैं. तो इससे होगा ये कि 2nd ईयर 3rd ईयर फाइनल ईयर जो हमारा यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो उसमें इस तरीके का है कि किसी भी ईयर का स्टूडेंट अगर सेमेस्टर वाइज है तो वो जो सब्जेक्ट उनके करंटली चल रहे हैं दे कैन कंटिन्यू दैट सब्जेक्ट इन आवर क्लासेस होंगे. ठीक है, बेनिफिट ये होगा कि जो उसका कंसेप्ट है या बेस है जहां पर उसके क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करा देंगे. ऑफ कोर्स जसपाल सर ने बहुत सही बात कहा कि कॉलेज के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी एफर्ट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि कॉलेज में थोड़ा सा ये पैटर्न होता है कि जो किताबों में क्वेश्चंस होते हैं या बुक्स में क्वेश्चंस होते हैं या जो फैकल्टी क्लास में जो कॉलेज में क्लास में कराते हैं वो क्वेश्चंस के चांसेस उनके बहुत ज्यादा होते हैं कि शायद वही क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया जाए. तो उन्हें वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स वहां पर देना होगा.
और अगर जैसे एग्ज़ाम के लिए इसमें कहते हैं कि एग्ज़ाम अगर आता है, उनका नज़दीक अगर एग्ज़ाम है और उसके लिए अगर प्रिपेयर करना है, तो कॉलेज के लिए जैसा हमें पता है और जैसा हम लोगों ने इतने सालों में बच्चों को देखा है, और तो मेरी इस बात से कोई डिनाई नहीं करेगा कि कॉलेज के स्टूडेंट्स एक रात पहले ही तैयार करते हैं, राइट? तो अगर एक रात पहले तैयार करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का ही टेंशन लेना। उसके लिए जहाँ आपका मेन फ़ोकस है, जो आपका जॉब का है, गेट का है, ईएससी का है, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, जैसे एग्ज़ाम का जब आपका आएगा टाइम कि जिस दिन आपका पेपर है, उससे 2 दिन का आप ऑफ ले लीजिए और 2 दिन अपने क्लास के नोट्स हैं अच्छे से गो थ्रू हो जाओ, रट लो उनको बैठ के और उसके बाद में अपीयर हो जाओ। ट्रस्ट मी, अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाओगे वहाँ पे, ठीक है? इतना फेथ रखना अपने कॉलेज के ऊपर भी और हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर भी कि इंजीनियरिंग एक ही नाइट में पढ़ के एग्ज़ाम दिया जाता है और उसी में अच्छे से कॉलेज में परफ़ॉर्म कर सकते हो आप लोग। तो ये थोड़ा-सा फैक्ट है। मेरा पॉइंट ये है कि अननेसेसरी कॉलेज के एग्ज़ाम से जहाँ आपका मेन एम है, जिसके लिए आप गेट के लिए या ईएससी के लिए फ़ोकस हो, वहाँ से डिविएट ना हो जाओ। अपना मेजर टाइम अभी भी आप इन्हीं के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा। अभिषेक सर। थैंक यू सो मच सर। कृष्ण प्रकाश सर, जैसे अभी एक और जो पॉइंट है, अभी जो बच्चे इतना परेशान रह रहे सेमेस्टर्स के लिए, पहले तो मैक्सिमम सेमेस्टर एग्जाम्स ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन चल रही है। सो वी ऑल नो व्हाट द स्टूडेंट्स आर डूइंग, हाउ दे आर मैनेजिंग देयर एग्जाम्स, राइट? बट इवन इफ आफ्टर दिस, मतलब अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा ही परेशान है and actually his target is to clear the GATE exam or to go for the ESE exam और गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो सर उसको क्या टारगेट करना चाहिए इन देयर कॉलेज? मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है सर, मतलब द स्टूडेंट यूज्ड टू टारगेट 90%, 95%, बट एक्चुअली व्हाट देयर टारगेट शुड बी सो दैट अपना कॉलेज और गेट दोनों मैनेज कर सके, और जितना रिक्वायरमेंट है बेसिक, जो अपने पीएसयूज के लिए हो गया, जो अपने अलग अलग ईएससी में हो गया, तो वो मिनिमम टारगेट क्या, वो अगर आप बच्चों को थोड़ा इनलाइटन करते हैं तो शायद उनको मजा आता। A minimum, if they get to 65%, that is more than enough. No PSC will not ask more than 65%. 65%, 70% maximum. Not more than that required. And students also, out of 6 subjects in a semester, they are not going to worry about 2-3 subjects which are easy, and they will, as the Dushans are told, they are going to be completed in one night before the exam. Only 2-3 subjects, especially those subjects, again, those are important in GATE also, which are tough for them in the BTech exam. They are again helpful for them in GATE exam also. So they can choose out of 6 subjects in a semester. They can select those subjects which are common in GATE as well as which are tough for their BTech exam. So like that, if they can plan, remaining 3 subjects are very easy. Easily they can score the marks even one night or one day before the exam also. So they can choose the subjects like that, which are tough in their semester, and they can prepare for the GATE same, so that they can score high. For example, we'll take the students will feel more difficult in strength of material structural analysis. So in their college level also, the level of questions will be very high. So if they attend these classes, we'll take in-depth subject, very, very deep, and we'll analyze the knowledge, how to approach the question. That is very important. How to approach the question in the BTech exam also. We are solving questions, such kind of questions also. So that will be helpful them to get, even I know a few students, after attending the class, they got 90 marks out of 100 in strength of metal structural analysis. Before that, they don't have any knowledge. After attending these classes only, they got the knowledge. So such kind of difficult subjects they can prepare here. That will be very much helpful for them. And regarding percentage, 65 to 70, that is enough. Okay, thank you so much sir. सर जसपाल सर, मतलब यहाँ पे एक सवाल बच्चों के मन में आता है सर, अगर मेरा परसेंटेज 65-70 रहा 11-12 में मेरा, या 10-12 में मेरा 90% था, तो जब हम ईएससी के इंटरव्यू फेस करने जाएंगे या पीएसयू के इंटरव्यू फेस करने जाएंगे, तो सर क्या ये हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा? ये जो परसेंटेज होगा 65-70 जो कॉलेज में हम दिखाएंगे कि मेरा परसेंटेज कम है, तो ये क्या उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा? देखो अभिषेक, अभी तक जो भी इंजीनियरिंग कर रहे होंगे सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, या जो पास आउट भी कर गए होंगे, उन्होंने इतने सालों में ये चीज तो रियलाइज कर ही ली होगी कि किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे 10th में नंबर कितने हैं, 12th में नंबर कितने हैं। ना ही उनसे आगे कोई ये पूछेगा। हमारे 12th के मार्क्स से एक गाइडलाइन जो हमें इंजीनियरिंग में एंटर करने के लिए चाहिए थे, उसी तरीके से हमारी ग्रेजुएशन में जो मार्क्स हैं वो बस एक गाइडलाइन है जो हमें आगे कहीं भी एंटर
करने के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज लोगे, वो बस एक गाइडलाइन बनाएंगे कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो या नहीं। वैसे ही जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, आपको बस वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे देंगे। इंटरव्यू में आपके मार्क्स कितने आते हैं वो डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। इरिस्पेक्टिव आपके बीटेक में कितनी भी स्कोर क्यों ना हो, आप हो सकते हो टॉपर हो, अगर आप इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं करोगे आपको नहीं लेंगे। अगर आप हो सकता है कि आपकी बैक लगी हुई हो इंजीनियरिंग में, आपने इंटरव्यू में परफॉर्म किया, आपको सेलेक्ट कर लेंगे वो। तो जो मार्क्स होते हैं हमारे, वो कभी ये डिसाइड नहीं करते कि फ्यूचर में हम क्या करने वाले। वो उस समय जो आप परफॉर्म करोगे उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, वही डिसाइड करता है कि उसका आउटपुट क्या निकल के आने वाला है। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि अगर हमने इंजीनियरिंग में 65-70%, 80% स्कोर किया, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इंटरव्यू के ऊपर। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इट हार्डली मैटर्स। वो बस आपको एक बेस दे देगा कि हाँ, आपके 60% नंबर आए हैं तो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम में बैठने के लिए। इट्स नॉट मोर देन दैट। उसके अलावा उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती, इनफैक्ट नॉट उस इंटरव्यू के अंदर, आगे पूरी लाइफ में। तो इस चीज से कोई इशू नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स को। एकदम सही बात है। मतलब सर आपने मतलब वही बात बोली, मतलब हम लोग सब यही बात बोलते हैं कि यार देखो, अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब है तो यू शुड नॉट टारगेट कि आप कॉलेज में 90%, 95% स्कोर कर रहे हो और तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। यू शुड टारगेट इन अ प्रिसाइज मैनर, अपना टारगेट एकदम नॉर्मल होना चाहिए। तो दुष्यंत सर, जैसा कि सर ने भी बोला कि वी नीड टू बी टारगेटिंग सिंपल, दैट इज 75, मैक्सिमम अगर हम जा रहे हैं 65 से 70 हम अगर रख सकते हैं, दैट वुड बी एनफ, ताकि हम अपना बस क्वालिफिकेशन हम से हट ना सके। तो सर अभी बच्चे जो गेट की प्रिपरेशन अभी जो प्लस पे कर रहे हैं, क्योंकि वी ऑल आर हैविंग वी आर रनिंग द डिफरेंट बैचेस, ठीक है, क्योंकि हमारी बैचेस दिसंबर एंड से ही शुरू हो गई थी। आई थिंक पहला बैच आपने ही शुरू किया था विद द जियोटेक्निकल इंजीनियर, आई एम नॉट रॉन्ग। तो सर अगर हम बैचेस को देख रहे हैं तो आप उन बच्चों को क्या सजेशन दोगे? मतलब कुछ बच्चे ऐसे जो पहले से प्रिपेयर करके बैठे, 5-6 सब्जेक्ट उनके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए, लेकिन अगर अभी उन्होंने सब्जेक्ट ब्रेक कर दिया और उन्होंने अपनी प्रिपरेशन बंद कर दी, तो ये कैसे उनको इम्पैक्ट कर रहा होगा आफ्टर 1 मंथ? इसमें अभिषेक जी, मैं आपकी बात को ऐसे कहूँगा कि जो प्रिपरेशन का टाइम है या जो इसका लर्निंग प्रोसेस है, वो एक दिन में प्रिपेयर हुआ नहीं है। और जैसे फर्स्ट डे जब बच्चे आते हैं या किसी भी जगह जब कोई भी सब्जेक्ट की क्वेरी करते हैं, तो बड़े मतलब घबराए हुए से होते हैं, समझ में नहीं आता सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो धीरे धीरे करके जो टाइम मिला, उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग आई कि सब्जेक्ट को मुझे कैसे पढ़ना है, किस तरीके से करना है। तो जो अगर इस फेज में आ चुका है, इस रिदम में अगर वो आ चुका है कि यार मेरे को अगर गेट निकालना है, ईएससी के लिए प्रिपेयर करना है मुझे, तो जब उसका पूरा इतना अच्छे से डेडिकेटली चल रहा है, उसमें अगर वो लैग कर देता है, तो आप सोचो कि जहां प्रिपरेशन के गेन करने के लिए जिस मेथड पे, जिस जगह उसको आने के लिए इतना टाइम लगा था, ऐसा नहीं है कि एक दिन सिंगल शॉट में आके हम बोले कि हाँ बेटा ये कंसेप्ट है, इसको जाके एक बार पढ़ोगे और वो आज भी याद है। चांस ही नहीं है। इस बात का बच्चा बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेगा कि वो कंसेप्ट याद ही नहीं होगा। तो उस कंसेप्ट को जाने के लिए कम से कम उसने 10 बार खुद पढ़ा होगा, 8 बार 10 बार हो सकता है फैकल्टी से डाउट पूछा होगा, किसी दोस्त से डाउट पूछा होगा, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तब जाकर वो एक छोटा सा कंसेप्ट उसके माइंड में बैठा होगा, राइट? तो इसके लिए जब वो इतनी मेहनत कर चुका है, तो जहां उसने अगर ये 1 मंथ का लैग कर दिया, जिसमें अगर उसने ये सोचा कि यार मैं 1 मंथ तक के लिए कुछ नहीं करूंगा और मैं सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली एग्जाम के लिए, जो मेरे कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स है, मैं उन्हीं के लिए रह जाऊं और मैं मेरे आगे के लिए जो अपना गेट का जो मेरा मेन एम था, मैं उसको आगे कैरी नहीं करूं, तो उसमें थोड़ा सा एक होगा कि अपनी कंटिन्यूशन को हम लोग लैग कर देंगे उस स्टूडेंट के कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है बच्चों के साथ में कि बच्चा अगर इस बात को समझने में कैपेबल हो जाता है कि यार सच में हम लोग, अगर सपोज जो यहाँ पे अनअकैडमी पे नहीं आया हुआ होता है, तो भी वो कॉलेज को अगर प्रिपेयर करता है, कॉलेज के एग्जाम को देता है, तब भी वो 1 या 2 दिन ही पढ़ता है। ये तो मिथ होते हैं या कहने वाली बातें होती है कि जो पूरा सेमेस्टर अच्छे से पढ़ेगा, पूरे सेमेस्टर भर मेहनत करेगा और उसके बाद जाके वो पेपर देगा, ऐसा होता नहीं है। और जसपाल सर ने बहुत सही पॉइंट कहा है इस बात के लिए कि जब भी कभी आप कोई एग्जाम देते हो, तो वो एक गाइडलाइन है जो हमें क्रॉस करनी होती है। वंस यू क्रॉस दैट गाइडलाइन और वंस यू हैव अचीव्ड दैट पर्टिकुलर परसेंटेज, then after nobody is going to ask what was your percentage in a 10th, 12th or degree. Nobody is going to ask that percentage. That is just a criteria. You should fulfill that criteria. तो आपके पास में जैसे प्रकाशन सर ने भी कहा है बहुत अच्छे से कि स्टूडेंट्स के यहाँ पर इतने अच्छे से कंसेप्ट प्रिपेयर हो जाते हैं, तो उसके लिए अननेसेसरी ये सारा का सारा एक डर की कहानी है कि अगर बच्चे को थोड़ा सा डर लगता है,
तो उसमें वो सोचता है कि यार मेरे लिए सेमेस्टर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो क्या करता है कि वो अलग से डेडिकेट टाइम देता है। जबकि कृष्ण प्रकाश सर है, अभिषेक सर आप हो, जसपाल सर है, और हम लोग भी इस तरह से प्रिपेयर कराते हैं कि चाहे बुक का क्वेश्चन हो या किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन हो, उनके कंसेप्ट हर तरह से प्रिपेयर करना होता है। हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना है तो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी से इतना ज्यादा नहीं कि हम लोग जो कंटिन्यूशन जिसके लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है, जो हमने सीखा था, उसको छोड़ के जाएं। दैट इज नॉट अ वर्थ डिसीजन। तो उसके लिए मुझे ये लगता है, मैं अभी यही कहूंगा और हमेशा यही कहूंगा कि बच्चों के लिए कि कॉलेज का एग्जाम जरूरी है, मानते हैं, बिना उसके हमारे पास में कोई भी एग्जाम में हम अपियर नहीं हो पाएंगे, दैट्स ट्रू। लेकिन प्रायोरिटी हमेशा उस कंपटीशन एग्जाम को दो कि जहां हम लोग, जिसके लिए हम लोग रात दिन एक कर चुके, क्योंकि इसके स्टेप बाय स्टेप चढ़ने में बहुत टाइम लगता है। राइट अभिषेक जी? क्वाइट ट्रू सर, क्वाइट ट्रू। मतलब आपने एकदम सही बात बोली है कि अगर आप एक प्रिपरेशन मोड में हो, आप अगर उस मोड से अगर आप हटते हो, आप पूरा लैग कर जाओगे, यू विल नॉट बी इन अ वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज आउट हो जाएगा। ओके कृष्ण प्रकाश सर, एक सवाल जो बच्चों के मन में, मैं अगेन आई एम जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट्स, जो उनके डाउट्स आते हैं मैं बस उनको आपके सामने रख रहा हूँ। तो सर जस्ट दैट देयर क्वेरीज मैं बस आपके सामने रख रहा हूँ। तो कृष्ण प्रकाश सर, सवाल ये है कि अगर बच्चा अभी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहा है, बिकॉज कल से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, तो विल दैट बी हेल्पफुल इवन व्हेन दे आर हैविंग द सेमेस्टर? अगर सेमेस्टर है और कल से अगर वो सब्सक्रिप्शन ले रहा है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, तो हाउ दे शुड बी प्रोसीडिंग? मतलब अगर कल से ही अगर शुरू करा, उसका सेमेस्टर भी है, तो कैसे प्रोसीड करना चाहिए उनको? Yeah, semester exam continuing, no problem, no issue, because in next 2 days an academy is giving price hike. First benefit they are getting price hike they are going to avoid by taking subscription today or tomorrow. That is first advantage to them. And continuation of study, just they can attend the new subject which is going to start. Structural analysis is going to start. Just they are spending 2 hours. These 2 hours they are anyway, they are not spending 24 hours for preparation for semester exam. Just attend the class, make the notes, keep aside the notes. Let them wait till semester exam will complete. So throughout the days, maybe 15 days, 20 days, they are making the notes from the class, just revising for half an hour, spending a class of 2 hours and revising of half an hour, 2.5 hours. It does not harm their semester exam. सर लाइफ का इशू है। जसपाल सर, अभी जैसे एक और पॉइंट अपना है कि अगर हम वी बी टेक सब्सक्रिप्शन बाय टुमारो, we can get 2 months extra and 3 months extra, 2 months for 1 year and 3 months for 2 year subscription, right? So I think ये एक ऐसा पार्ट है जो बच्चों यूज कर सकते, इवन दे आर हैविंग द सेमेस्टर एग्जाम, कि अगर वो एक महीना लैग भी कर सकते, दे हैव दैट एक्स्ट्रा मंथ फॉर द प्रिपरेशन ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन। तो सर इसको थोड़ा इनलाइटन अगर आप कर देते तो। एग्जैक्टली ये एडवांटेज तो है, क्योंकि जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बीच में कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते। सो जो भी हमारा टारगेट होता है, अगर उसमें कोई डेविएशन निकल के भी आती है कि हम 1 महीने 2 महीने लैग भी कर रहे हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिल जाता है। जैसे अभी काफी लोगों के डाउट्स आने लग गए कि सर हमारा सब्सक्रिप्शन ओवर होने वाला है, तो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक करा लो। तो ये सिचुएशन उन स्टूडेंट्स के सामने नहीं आएगी जो अभी ही सब्सक्रिप्शन को अवेल कर देते हैं। रीजन बीइंग कि इसमें 2 महीने और 3 महीने का एडिशनल इनको एडवांटेज मिल रहा है 1 साल और 2 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो एक एडेड एडवांटेज है, एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये लैग भी करते हैं अपने पूरे प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है आज के टाइम में, तो ये एडिशनल टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर इनका सिलेबस पूरा भी हो जाता है, इसमें रिवीजन कर सकते हैं। हमारे पास टेस्ट सीरीज है इतनी सारी, इतना डेटाबेस है प्रॉब्लम्स का, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से ये जो टाइम है उनके काम ही आएगा उनकी प्रिपरेशन को आगे ले जाने के लिए। दुष्यंत सर, आज मैं आपको चाहूंगा कि थोड़े सा पॉइंट्स बता दो रिगार्डिंग द प्लस, कि अगर बच्चा प्लस करता है, एक बहुत बार बार कॉमन डाउट हम लोग ऑलमोस्ट हर सेशन में ले रहे होते हैं कि व्हाई द स्टूडेंट शुड प्रेफर द प्लस और आइकॉनिक इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग थ्रू द यूट्यूब लेक्चर्स। ऐसा नहीं है यूट्यूब लेक्चर से प्रिपरेशन नहीं हो सकता, बट व्हाई इट इज नेसेसरी? हम क्यों बार बार बच्चों को पिच करते हैं कि प्लस या आइकॉनिक आपके लिए फायदा करता है? अभिषेक जी, इसमें YouTube पे भी सिलेबस होता है और यहाँ पर भी हम लोग प्लस पे भी करते हैं।
और आइकॉनिक पे भी होगा। 3 चीजें हैं, तीनों में, और स्पेशल क्लासेस भी होती है, राइट। ये टोटल 4 सेगमेंट्स हैं हमारे। तो इसमें हम लोग एक तरह से ये कह सकते हैं कि जब यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब पे हम लोग कंटेंट पूरा डिलीवर करते हैं। सर आप, अभिषेक सर, आप सबसे ज्यादा कंटेंट डिलीवर करते हो, जसपाल सर करते हैं, ठीक है। तो कंटेंट डिलीवर होता है, लेकिन उसके साथ में बच्चे का, अब ठीक है मैंने बता दिया, उसके बाद में सेकंड स्टेज होता है कि बच्चा किसी कंसेप्ट को जब सीखता है तो उसके बाद में उसकी जो क्वेरीज होती है, जो उसका डाउट होता है, वो डाउट के लिए वो कहाँ आए। अब उसके सेकंड सेगमेंट होता है जो है स्पेशल क्लास। मतलब मैं उस तरह से सीक्वेंस को देखता हूँ। स्पेशल क्लास में अगर बच्चा आके अपने डाउट पूछ पाता है तब भी सही है, तब भी जरूरत नहीं लगती। लेकिन अगर सपोज वहां स्पेशल क्लास कंटिन्यूशन में नहीं हो पा रही है, क्योंकि हर किसी फैकल्टी के लिए रेगुलर बेसिस पे एक ही सब्जेक्ट के लिए कर पाना कंटिन्यूशन में पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक फैकल्टी के कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उन सभी के कंटिन्यू, उन्हीं सभी सब्जेक्ट्स के लिए उनको अलग अलग स्पेशल क्लासेस कैरी करना होता है, तो वहां वो लैग होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो ये लैग एक बार होता है, सपोज आप किसी कंसेप्ट के ऊपर अगर रुक जाते हो और उस कंसेप्ट के बाद में अगर आपको वो क्लियर नहीं होता है, तो नेक्स्ट टाइम तक आप, जब तक वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आपका एक होता है ना स्टेग्नेशन आ गया है कि आप आगे नहीं मूव पा रहे कि आगे क्या होना चाहिए, क्या चीजें होंगी, तो वो 1 से 2 दिन का जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है प्लस के अंदर। तो जहां ये लैग होता है इंस्टेंटली आपके पास में, क्योंकि यहाँ पर प्लस पे क्लासेस हर फैकल्टी की 2 या 3 क्लासेस पर डे होती है, ठीक है। और यहाँ पर जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे लास्ट में अगर जैसे अभिषेक सर आप भी लेते हो, जसपाल सर भी लेते हैं, कृष्ण प्रकाश सर, और मैं भी लेता हूँ, तो जब कोई भी एक लेक्चर एंड होता है तो लास्ट के 5 या 10 मिनट के अंदर, इन द लास्ट 5 और 10 मिनट्स, दैट स्टूडेंट कैन आस्क अ पर्टिकुलर डाउट इन विद इन सेम डे। दैट इज द एडवांटेज ऑफ द प्लस बैच। और उसमें उस स्टूडेंट को प्रॉपरली गाइड होता है कि मुझे पता होता है कि ये डाउट वहीं पे क्लियर हो गया। तो ये जो टाइम है जिसमें वो लैग हुआ है, वो लैग होना वहां पे बंद हो जाता है। एक, अब आइकॉनिक क्या है, वो आइकॉनिक का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, और उसके सीक्वेंस के लिए आपको कितना प्रिपेयर होना चाहिए। नो डाउट हम लोग जैसे आस्क मी एनीथिंग सेशन रखते हैं, जसपाल सर भी रखते हैं, अभिषेक सर भी कुछ रखते हैं, और मैं भी रखता हूँ, और कृष्ण प्रकाश सर भी, हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन कब, कैसे, वो वीक में 1 दिन होता है। प्लस आइकॉनिक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बच्चे को डाउट हुआ कि यार नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं है कि रात को 2 बजे 3 बजे भी बोलेगा सर मेरे को डाउट हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऑफ कोर्स रात को 12 बजे तक या सुबह भी 6 बजे तक, मतलब ये इस टाइम में एक फैकल्टी, एक पर्सन अवेलेबल होगा उनके कॉल को रिसीव करने के लिए, जो कि इस बात की हेल्प करने के लिए कि बेटा अगर आप शायद घबरा रहे हो और एग्जाम से जस्ट पहले, जैसे जब बड़ा एग्जाम जब आता है, गेट ईएससी जब आते हैं, तो उससे 15 दिन 20 दिन पहले ज्यादा जरूरत आइकॉनिक की होती है, प्लस से ज्यादा, क्योंकि उस समय एक ऐसा पर्सन की जरूरत होती है जो कि ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन या तो आपके कोई दोस्त है बहुत अच्छे से तो आपको गाइड कर सके, हेल्प कर सके, आपको मोटिवेट कर सके, नहीं तो उस समय सबसे ज्यादा एक ऐसे पर्सन की जरूरत होती है जो आपको ये कह सके कि बेटा अगर कोई बात नहीं, यहाँ पर ये गड़बड़ हुआ है या ये कंसेप्ट लैग हुआ है तो इसको इस तरह से स्किप कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई भी एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट जैसे भी अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो उस पूरे सब्जेक्ट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है जो शायद नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा एफर्ट दे दिए नहीं आया, लेकिन या तो उसमें मैं पूरी तरह से एफर्ट दूं और उस कंसेप्ट को समझूं, या फिर इसमें किसी एक बड़े का साथ ले लें जो कि गाइड कर देगा कि यार जो एक्सपीरियंस है, जो आइकॉनिक में हमारे पास में जो पर्सन्स होते हैं, जो गाइड करने वाले होते हैं, वो इस बात का एक्सपीरियंस रखते हैं कि अगर आपको पता है कि यार हमें क्या ये सच में कंसेप्ट इतना वर्थ है भी सही या नहीं, या इसको हम लोग सिर्फ एक ट्रिक में या फिर रट के भी, कभी कभी रटने वाला जो मेथड होता है, क्या वो भी वहां पर कैरी हो सकता है, नहीं, तो उस बात के लिए अगर हम लोग कंसर्न है तो यहाँ पर आइकॉनिक हमें हेल्प करता है कि आइकॉनिक वो गाइडेंस होगी जो कि थ्रू आउट आपके प्रिपरेशन में आपको एक कॉन्फिडेंट रखेगी कि यार एक्चुअली में मैं मेरी प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, मुझे पता भी है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। दैट विल बी द बेनिफिट ऑफ द आइकॉनिक। तो अकॉर्डिंग टू मी ये 4 सेगमेंट है जो हमारे लिए हम बच्चों को यहाँ ऑफर करते हैं अनअकैडमी के थ्रू। अभिषेक जी। सर मैं भी एक डाउट दिख रहा था बच्चे का कमेंट में, जो बोल रहे थे सर कि अगले दुष्यंत सर सही में अगले साल से फीस बढ़ने वाली है। तो मैं पहले आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, अगले साल से मेरे दोस्त, अगले मंथ से आफ्टर 2 डेज फीस बढ़ने वाली है। तो यू आर प्लानिंग इट, प्लान इट नाउ। ओके, कृष्ण प्रकाश सर एक डाउट है बच्चे का कि सर 3rd ईयर में हूँ, एक बहुत कॉमन डाउट है सर, 3rd ईयर में हूँ अभी कैसे शुरू करूँ, सर 4th ईयर में एंटर किया हूँ, मेरा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्योंकि 4th ईयर होता है तो वो
लास्ट 6 मंथ्स देखता है, क्योंकि 6 मंथ या 7 मंथ उसके पास बचे हुए इफेक्टिवली, अगर वो 4th ईयर में और 22 को अगर टारगेट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर कृष्ण प्रकाश से मैं आपसे चाहूंगा कि जो बच्चा भी 3rd ईयर में एंटर कर रहा है, हाउ दे शुड अप्रोच, बिकॉज दे हैव 2 गेट एग्जाम बिफोर देयर coming out before the passing out, so how they should be targeting 22 as well as 23? The first, they have the opportunity to write the exam, to experience the exam fear, to know how the pattern of the exam, understand the exam. This is the best opportunity for them. And most of the students, they are feeling that they have to crack in 3rd year itself, they have to prove themselves. They are in hurry to complete the subjects. So don't be hurried to complete the subject. Learn the subject in deep, solve all PYQs, solve practice questions. Syllabus completion is not important. Effective syllabus completion is very important for the 3rd years. Take the 3rd year attempt just as a rehearsal before going to final attempt. So you just try to qualify, get 40 to 50 marks in 3rd year, and the target in 4th year top 10, top 50 like that. So don't feel that you have to prove yourself by getting 3rd year itself top rank. So that hurry to get the top rank in the 3rd year itself. What made them? They want to finish the subject very fast. So instead of going in-depth subject knowledge, they are going to get just outlines or writing some important formulas and they are preparing. That is not a correct way to prepare for any competitive exam. So learn the deep conceptual knowledge. We are giving that anyway. So write the full length notes, prepare your own short notes, solve previous year question, practice question, subject by subject. At least you can select 2 subjects. Generally, I have seen one student, he asked me, he started 4 subjects at a time. In a 3rd year and 2nd year, starting 4 subjects is not correct now. So take only 2 subjects. If possible, if you don't have any college burden, then take one more subject. That's more than enough. Don't take 4 or 5 subjects at a time. Don't be hurrying. So learn the subject slowly and most effective preparation. That only will give you the top rank in 4th year, not in 3rd year. So don't try to work hard in the 3rd year. 3rd year, enjoy the subject, learn the subject in-depth knowledge, then take it as a stepping stone. And in the 3rd year, you can prepare for GATE exam. The most high weightage subjects, we take geotechnical engineering, environmental, highway, transportation engineering, maths and aptitude. These 5 will give 60 marks. So if they finish these 5 subjects, that is enough when they are in 3rd year. Remaining subjects, if they go to next fourth year attempt, then they will finish. So they can divide the total syllabus, GATE syllabus, marks wise point of view. So share 50% or 60% in 3rd year, remaining 40% in 4th year. So that will be more effective way of preparation. Don't be hurried to crack in the 3rd year itself. So make 3rd year is a first step, 4th year is a second step. So that your target will be top 10 or top 15 in the 4th year. सर एक बहुत मतलब एक ऐसा अजीब सा सवाल आया आपके सामने भी आ रहा होगा सर, क्या गेट प्लस पीएससी का सब्सक्रिप्शन लेने से पीएससी में हेल्प मिलेगा? जसपाल सर। अभिषेक, ये क्वेश्चन हम हर सेशन में लेते हैं कि गेट और ईएससी सब्सक्रिप्शन लेने से पीएसयू में हेल्प मिलेगा नहीं मिलेगा। तो फिर से जो हमारा किसमें पीसीएस में सिविल सर्विसेज की स्टेट पीसीएस स्टेट वही। तो जो सिलेबस है हमारे सिविल इंजीनियरिंग का वो हर एग्जाम के लिए सेम है। माइन्यूट ट्वीक्स होते हैं इधर उधर। ऐसा कभी नहीं होता कि जितना कंटेंट हम करा रहे हैं उससे ज्यादा आता हो, उससे कम ही होता है। काफी स्टेट सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें कुछ सिलेबस, कुछ सब्जेक्ट्स नहीं है उसके अंदर। तो अगर हम गेट और ईएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो अपने आप में कंप्लीट है। इंडिया में अगर कोई सा भी एग्जाम होता है उसको क्रैक करने के लिए, तो ये फाउंडेशन कभी अपने कैंडिडेट को माइंड में लानी नहीं है कि मैं तो ईएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो स्टेट सर्विसेज की तैयारी अलग होती होगी और पीएसयू की तैयारी अलग होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और जो हमने पढ़ा वो एक कंप्लीट सेंस में पढ़ा है। अब हर एग्जाम में उसी में से पूछा जाता है या उसी में से पूछा जाएगा, कोई भी चीज एडिशनल नहीं आती है निकल के। तो ये जो फाउंडेशन है जो एस्पिरेंट्स अपने माइंड में बना के रखते हैं, इनको क्लियर करके चलना होता है अपनी प्रिपरेशन की इनिशियल स्टेज में, ताकि वो हमेशा फ्री रहे कम से कम इस प्रेशर से तो कि मेरे को हर एग्जाम के लिए अलग तैयार करना है।
किसी अलग हर एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना, सेम तैयारी करनी है पूरे साल। टारगेट बस एक रखना है, गेट और ईएससी। जब इन दोनों की हम प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन करते हुए मीनवाइल अगर कोई सा भी एग्जाम आता है, उन सबको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यस सर, तो हम लोग सब जान रहे हैं कि फीस अपनी बढ़ने वाली है फ्रॉम द 1 जुलाई, और हमारा नया बैच कल से शुरू हो रहा है बाय द विवेक गुप्ता सर। और सब्जेक्ट आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस है, टाइम आपका 9:15 से आपका शुरू होगा। तो मेरे दोस्त जो भी बच्चे प्लान कर रहे हो प्रिपरेशन का, जरूर अटेंड कर लेना। एंड एट द एंड ऑब्वियसली हम एंड करते हैं जसपाल सर आप ही के साथ। तो हम चाहेंगे कि आप बच्चों को कुछ मोटिवेशनल बातें, मतलब वो एक ऐसा पार्ट हो ना, बच्चे दिन होते हैं सर कुछ मोटिवेट कर दो, मतलब इट मे बी मोटिवेट कर दो, फ्रॉम यू, it may be savage moment from it, may be anything, but at least I want that let us end this session on this note ki with the motivation part। और बच्चे जो भी कॉमन जो गलती कर रहे हैं जहां पे वो डिसअपॉइंट होते हैं, सर उस पॉइंट को आप देते हो, थोड़ा बता देते हो। देखिए, एक कॉमन मैसेज है सबके लिए, चाहे वो किसी भी ईयर में हो, अपनी प्रिपरेशन की किसी भी स्टेज में हो, कि अपनी प्रिपरेशन को छोड़े नहीं, कंसिस्टेंटली उसे करते जाए। क्योंकि जो इम्पोर्टेंस होती है कंसिस्टेंसी की, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट लेके देती है एंड के अंदर। तो भले ही आप अभी हो सकता है तैयारी नहीं कर पा रहे हो, 2 दिन से आपका कोई भी इशू रहा हो, बीच में आपका गैप आ गया हो प्रिपरेशन के अंदर, या एग्जाम आ गए हो, सेमेस्टर एग्जाम आ गए हो, आपने प्रिपरेशन ड्रॉप कर दी हो, आप जॉब करने चले गए हो, या जो भी रीजन है, आपकी तबीयत खराब हो गई हो, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी वापस प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट मारने हैं। हाँ, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है कि किसी दिन आप ज्यादा पढ़े, किसी दिन आप कम पढ़े, पर अपने एफर्ट को किसी भी दिन छोड़ना नहीं है आपको। तो अगर हम कंसिस्टेंटली तैयारी करते रहे किसी भी चीज के लिए, तो डेफिनेटली विल गेट थ्रू दैट। थैंक यू सो मच सर। एंड विद दिस पर्टिकुलर नोट आई होप हमारा ये सेशन आप लोगों को मदद किया होगा समझने के लिए कि कैसे आपको कंपटीशन और साथ साथ अपने कॉलेज के प्रिपरेशन को मैनेज करना है। एंड ऑल द बेस्ट, सो लेट्स क्रैक इट फ्रॉम आवर साइड एंड आई होप यू विल डू द बेस्ट। थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।